मेरे सभी स्टूडेंट्स को और जितने भी मेरे दर्शक हैं, आज फिर से मेरी तरफ से सबको नमस्कार। मैं ब्रिज बिहारी श्रीवास्तव। कल का जो वीडियो मैंने बनाया था, ठीक उसी के आगे आज ये तीसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी का वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत ही, जैसा मैंने बार बार कहा है, बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही अच्छे ढंग से ये वीडियो आपके पास पहुँचेगा। बस आपकी जिम्मेदारी इतनी बनती है कि इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखिए। अच्छे ढंग से देखने का मतलब समझ करके ध्यानपूर्वक इसको देखिए और इसमें एक एक बातों को जो मैं बता रहा हूँ उस पर मनन और चिंतन करिए। जैसा मैंने कल भी बताया था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नोट्स मत बनाइए, लेकिन इतना मैं श्योर कह रहा हूँ कि अगर मेरे वीडियो को आप लोग अच्छे ढंग से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो शायद आपके दिमाग में मेरी एक एक बात फीड हो जाएगी और जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आएगा या कंडीशन आएगी तो अपने आप आपके दिमाग से ये बातें आ जाएंगी कि मैंने वीडियो में क्या क्या बताया था और बता रहे हैं, और कल जितने वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में उसमें जो भी बातें आपको बताएंगे। फिर वही दो शब्द मैं रिपीट कर रहा हूं अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए। डेडिकेशन और ऑनेस्टी, ये किसी भी काम के लिए, सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, किसी भी काम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना इसके ये कहिए कि कोई सफलता हमको मिल जाए, कहीं हम सक्सेस हो जाएं, ये शायद बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन का स्टूडेंट्स ज़माना है। एक एक स्टेप पर आपको कंपटीशन करना है। अभी तो चलिए, अगर आप लोग स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं तब तो छोटे पैमाने पर आपको पढ़ाई करनी पड़ रही है क्योंकि सिलेबस डिसाइडेड है। कल जब आप लोग कंपटीशन में आएंगे मेरे स्टूडेंट्स और मेरे व्यूअर्स, तब आप देखिएगा कि एक से एक कॉम्पिटिटर्स आपके सामने आएंगे। क्लास की स्टडी में मुझको पता रहता है कि कौन ज़्यादा पढ़ने वाला है, कौन कम पढ़ने वाला है, लेकिन कंपटीशन में ये नहीं पता चलेगा। कंपटीशन में तो सिर्फ एक चीज़ पता चलती है कि पता नहीं कहाँ का स्टूडेंट्स मेरे सामने कॉम्पिटिटर के रूप में बैठा हुआ है, उसको मुझको चेस करना है, उसको मुझको उससे आगे निकलना है। तो वहाँ तो नहीं पता है। और कंपटीशन का सिलेबस बहुत वाइड होता है स्टूडेंट्स। उस वाइड सिलेबस को पढ़ने के लिए आपके पास आपकी पढ़ाई की नींव बहुत ही मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं तीसरा और अंतिम इकोनॉमिक एक्टिविटी लेने जा रहा हूँ। अब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है एम्प्लॉयमेंट। जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर किसी भी कॉन्सेप्ट का, चैप्टर का या किसी भी सब्जेक्ट मैटर का डिफिनीशन और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पढ़ने में बहुत आसानी होती है। तो सबसे पहले हम लोग एम्प्लॉयमेंट के डिफिनीशन पर भी आ जाएं। एम्प्लॉयमेंट के डिफिनीशन में बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द मैं बहुत धीरे बोल रहा हूं, आपके समझ में आ जाएगा। It refers to the occupation on which people work for others and get remuneration in return in form of salary or wages। यहाँ पर अभी दो शब्द आपको और क्लियर कर देंगे कि सैलरी किसे कहेंगे, वेजेस किसे कहेंगे। तो ठीक इस डिफिनीशन को भी हम लोग थोड़ा सा गहराई में देख लें। ऑक्यूपेशन है ये, एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक ऑक्यूपेशन है जिसमें व्यक्ति काम करता है। काम तो सब जगह करेगा,
लेकिन यहां पर काम करने का तरीका कुछ दूसरा होगा। वो क्या होगा बता रहे हैं, जिसमें व्यक्ति काम करता है किसके लिए, वर्क फॉर अदर्स, किसी दूसरे के लिए। यानी दूसरी जगह हमको जाना पड़ेगा, जहां पर हमारा ऑफिस होगा, जहां पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा, जहां पर हमारा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी होगी या इंस्टीट्यूशन होगा या अन्य, वहां पर मुझको अपने वर्क प्लेस पर जा करके वहां पर बताई हुई गाइडलाइंस के अनुसार, हमारे पद के अनुसार, हमारी पोस्ट के अनुसार हमको अपना काम करना पड़ेगा। उस काम के बदले, जो भी हम काम करेंगे उस काम के बदले हमको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जिसको एक शब्द में कहा जाएगा एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता की तरफ से हमको कुछ न कुछ रिटर्न में मिलेगा। रिटर्न में क्या मिलेगा, वही पैसा, वही पैसा। इस पैसे को जो भी हमको एम्प्लॉयमेंट में रिटर्न मिल रहा है रिम्यूनरेशन के रूप में, उसको एक शब्द कहा गया है, वो या तो सैलरी वेतन के रूप में या मजदूरी वेजेस के रूप में हमको मिलेगी। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सैलरी किसे कहेंगे और वेजेस किसे कहेंगे। बहुत ही नॉर्मल सा इसमें जिसको डिमार्केशन लाइन आप कह सकते हैं वो है, वो चीज मैं बता दे रहा हूं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। सैलरी उस पैसे को कहेंगे जब काम जो भी हमको दिया गया है उस काम में मेंटल स्टेटस कंपैरेटिवली फिजिकल स्टेटस से ज्यादा होगा। यानी मेंटल इन्वॉल्वमेंट इज मोर देन फिजिकल इन्वॉल्वमेंट। दोनों इन्वॉल्वमेंट होगा, मेंटल और फिजिकल, बट कंपैरेटिवली मेंटल इन्वॉल्वमेंट इज मोर टू फिजिकल इन्वायरमेंट। तो जो भी पैसा इसके लिए मिलेगा, उस पैसे को, उस रिम्यूनरेशन को, उस रिटर्न को हम लोग सैलरी और वेतन के रूप में जानेंगे। ठीक इसका अपोजिट, इफ द फिजिकल इन्वॉल्वमेंट इज मोर देन मेंटल इन्वॉल्वमेंट, यदि किसी काम में शारीरिक श्रम ज्यादा है, मानसिक श्रम कम है, दोनों लगेगा, शारीरिक मानसिक, लेकिन अगर शारीरिक श्रम ज्यादा है, मानसिक श्रम कम है, मेंटल इन्वायरमेंट इज लेस एंड फिजिकल लेबर इज मोर, जो भी इसके लिए हमको रिम्यूनरेशन मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, उसको हम लोग वेजेस कहेंगे। तो आज इस वीडियो में आपको दो चीज क्लियर हो गई कि कब पैसे को हम सैलरी कहेंगे और कब मिले हुए पैसे को हम वेजेस कहेंगे। तो ये तो एम्प्लॉयमेंट की डिफिनीशन की एक छोटी सी कॉन्सेप्ट आ गया, और इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान में रखोगे तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, और साथ ही साथ एक चीज तो क्लियर हो गया कि सैलरी किसे कहेंगे और वेजेस किसे कहेंगे। अब स्टूडेंट्स यहां पर आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफिनीशन एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिनीशन, व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे अभी मैंने दोनों में कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, चाहे वो प्रोफेशन का हो चाहे वो बिजनेस का हो, ठीक उसी तरह से यहां पर भी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो when we analyze the definition of the employment, very easily we can find out the characteristics of the employment. इसको कोई भी फर्स्ट सेकंड कर सकते हो, कन्वेंटली आप जैसा आपको सुविधा लगे। एक एक चीज मैं बता दे रहा हूं, आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई फर्स्ट कर सकते हो, कोई सेकंड कर सकते हो। तो फर्स्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन
एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। जैसे मैंने कल बताया था स्टूडेंट कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, थोड़ा सा इसको रिपीट कर देना, हो सकता है आप लोग भूल गए हों। जब किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में किसी काम को करने की सहमति होती है और उस सहमति को हम लॉ के द्वारा लागू करवा सकते हैं, कानून के द्वारा लागू करवा सकते हैं, तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल। यानी दो व्यक्ति होंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया सिंपल तरीके से, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। किसके लिए? कुछ लीगल काम करने के लिए। वो लीगल काम क्या होगा? जहां पर भी हम ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नेचर होगा काम करने का, या जो भी कंडीशन टर्म्स होंगे, उस नेचर के अनुसार, चूंकि ऑर्गेनाइजेशन पूरा लीगल होगा, कहीं पर भी इलीगल नहीं होगा, तो जो भी डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन हमको बताया गया है, उस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन के बेस पर हम जिस पोस्ट पर बैठे हैं उस पोस्ट के अनुसार हम काम करेंगे। इसी को कहेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन किसके किसके बीच में होगा? दिस कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन बिटवीन द टू, वन हैंड इट इज एम्प्लॉयर एंड अदर हैंड इट इज एन एम्प्लॉय। तो ये तो हो गया कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। इसके बाद दूसरा आता है रिवार्ड और रिटर्न। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो भी पद पर आप कहीं पर भी काम करेंगे, उस काम करने के दौरान, काम होने पर आपको कुछ न कुछ दिया जाएगा। यहाँ पर चूंकि हम लोग एम्प्लॉयमेंट को पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ दो ही शब्द हम आपको रिपीट करेंगे। या तो हमको पैसे के रूप में सैलरी मिलेगी, या वो पैसा मेरा वेजेस होगा। इसी मिली हुई सैलरी और इसी मिले हुए वेजेस को हमको यहाँ पर रिवार्ड या रिटर्न के रूप में देखना है। तो सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, on the basis of contractual relation, when we are going to perform our duty and responsibility according to instruction and guidelines given by the institution or organization in compensation that something in form of salary or in form of wages I will get. This getting is known as return or reward. फिर इसके बाद होता है स्टूडेंट, जहां पर हम काम करेंगे, चूंकि हम लोग बिजनेस पढ़ रहे हैं, जहां पर हम लोग काम करेंगे, अब ये पॉइंट एम्प्लॉयर के बेस पर होता है, एम्प्लॉय के बेस पर नहीं होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर की कुछ न कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो छोटी कैपिटल होगी, अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो बड़ी कैपिटल होगी। जैसा भी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर होगा, लोकल बेस का हो, आप लोग अपने जहाँ पर भी आप लोग रहते होंगे, बहुत छोटे छोटे शॉप्स आप लोग देखे होंगे। मार्केट में आप चले जाइए, शॉप्स आप लोग देखेंगे। छोटी भी शॉप होती है, बड़ी भी शॉप होती है। छोटी शॉप्स में छोटा इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा कैपिटल का, बड़ी शॉप्स में बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। अब चलिए इससे और आगे निकलते हैं हम लोग। सपोज करिए कि कोई बिजनेस स्टेट लेवल का है, तो वहाँ पर कॉम्परेटिवली और कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। सपोज करिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारा नेशनल लेवल का है, तो कॉम्परेटिवली और बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी। सपोज करिए कि हमारा बिजनेस नेशनल और मल्टीनेशनल नेचर का है, तो कंपैरेटिवली और बड़ा इन्वेस्टमेंट, या जिसको कहते हैं ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स, वहां पर बहुत बड़ी कैपिटल के रूप में हमारी पूंजी लगी होगी। मल्टी मिलियन हमारा इन्वेस्टमेंट होगा अगर हम कैपिटल वो एम्प्लॉयर है तो।
अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो, अगर हम शॉप ओनर हैं तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। और ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट कभी इंप्लाई नहीं करेगा, कभी वर्कर नहीं करेगा, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमेशा एम्प्लॉयर ही करेगा, जिसका ऑर्गेनाइजेशन है। वो बाद में अभी आपको बताएंगे जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, या मल्टीनेशनल हो सकता है। ये तो बात की बात है, जब इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे तब आप लोग देखेंगे और डीप में मुझको जा करके इसको समझाना पड़ेगा। ये हो गया। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, फिर वही पुराना पॉइंट, कोड ऑफ कंडक्ट। जैसा कि मैंने पिछले अपने दो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बताया था कि जहाँ पर भी हमको काम करना है वहाँ पर काम करने की पूरी टर्म्स एंड कंडीशन प्री डिटरमाइंड होती है, पहले से सुनिश्चित होती है। और जो ये प्री डिटरमाइंड जो भी टर्म्स कंडीशन होती है वो हमेशा किसी न किसी रूल के, किसी न किसी लॉ के बेस पर बनाया जाता है। ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि कोड ऑफ कंडक्ट बनाए। जो भी नेचर का उसका ऑर्गेनाइजेशन है, उस नेचर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी हमारे देश में नियम या कानून बनाया गया है, उसके बेस पर एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा। और ये कोड ऑफ कंडक्ट सभी को मानना पड़ेगा, सभी को मानना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताएं स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा। हफ्ते में एक दिन हर एम्प्लॉयर को अपने सभी एम्प्लॉइज को छुट्टी देनी पड़ेगी। एक सिस्टम बन गया है संडे, लेकिन सब जगह संडे नहीं होता। हाँ, मैं मानता हूं कि मैक्सिमम प्लेसेस पर संडे को ही छुट्टी होती है, लेकिन संडे यानी रविवार, ये कहीं ना कहीं नियम में लिखा है कि जो भी एक हफ्ते एम्प्लॉय काम करेगा उसी एक हफ्ते में एक दिन को उसको छुट्टी देनी पड़ेगी। और उस छुट्टी के लिए आपका पैसा नहीं कटेगा। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, आपको 24 घंटे की एक दिन की छुट्टी मिलेगी और ये पेड छुट्टी होगी। इसके लिए एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से पैसा नहीं काट सकता है, क्योंकि ये हमारे भारत के किसी न किसी कानून में लिखा है। तो इसी को कहते हैं स्टूडेंट कोड ऑफ कॉन्डक्ट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट जो एकदम अलग से पॉइंट है अन्य दोनों से, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन एम्प्लॉइज से रिलेटेड है, एम्प्लॉयर से रिलेटेड नहीं है। कहीं पर यह नहीं लिखा है कि स्टूडेंट एम्प्लॉयर की ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना एस्टेब्लिश कर सकता है, ये कहीं पर नहीं लिखा है। लेकिन एम्प्लॉय के लिए क्वालिफिकेशन कंपलसरी है। ये पोस्ट टू पोस्ट वेरी करता है। जैसे मैं टीचिंग पोस्ट के लिए आपको बताऊं, अगर मुझको क्लास 11 12 पढ़ाने के लिए अप्लाई करना है, जिसको कि हिंदी में प्रवक्ता, इंग्लिश में लेक्चरर, या इसका एक डिजिग्नेशन और कहा जाता है पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अगर मुझको इस पद के लिए अप्लाई करना है किसी भी इंटर कॉलेज में, चाहे वो स्टेट बोर्ड का इंटर कॉलेज हो और चाहे सीबीएसई एफिलिएटेड हो, मेरे पास अपने सब्जेक्ट का पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ये कहो कि मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन नहीं है और मैं पीजीटी के लिए या प्रवक्ता के लिए या लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकूं, नहीं कर सकते हैं। तो जिस भी पोस्ट के लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं, उस पोस्ट के लिए जो भी निर्धारित क्वालिफिकेशन है वो डिटरमाइंड फिक्स्ड क्वालिफिकेशन मेरे पास होना कंपलसरी है। इन एब्सेंस ऑफ दिस कंपल्सन
I will not apply the post. Yeah, I am not in position to apply the post. By mistake, if I am applied, my application automatically rejected. मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, सब जगह पर एम्प्लॉय के लिए क्वालिफिकेशन निश्चित है। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, उस पोस्ट पर आपको वो क्वालिफिकेशन रहनी कंपलसरी है। तो ये हो गया स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब आपको जो पिछले 2 वीडियो देखेंगे, जिसमें मैंने 22 मार्च को मैंने बिजनेस के बारे में बताया है, 27 मार्च को मैंने प्रोफेशन के लिए बताया है, और आज यानी 28 मार्च को मैंने बिजनेस के लिए बताया है। तीनों वीडियो को अगर आप लोग बहुत ध्यान से एक बार देख लो तो आपको बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन और दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से मैंने इसको आपको बता दिया है। इस बेस पर अगर आप नोट्स बनाना चाहें या इस बेस पर अगर आप किसी बुक को कंसल्ट करना चाहें, आप कंसल्ट कर लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए। और अगर आपने कहीं नोट्स बना लिया स्टूडेंट्स, मैंने एक वीडियो में आपने बताया था प्रिपरेशन ऑफ सेल्फ नोट्स, अगर आपने कहीं अपना स्वयं का सेल्फ नोट्स बना लिया तो कंफर्म स्टूडेंट्स आप इकोनॉमिक एक्टिविटी के इन तीनों एक्टिविटी को कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। ये मैं एक टीचर होने के नाते मैं ये चैलेंज कर रहा हूं। आप चाहोगे कि मैं भूल जाऊं, नहीं भूल पाओगे। और एक कंफ्यूजन यहां पर और आपका शायद मैंने दूर कर दिया है कि सैलरी किसे कहेंगे और वेजेस किसे कहेंगे। तो यहां पर स्टूडेंट आज इकोनॉमिक एक्टिविटीज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ये सिर्फ, मैं फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आपको ये वीडियो मेरा बहुत ही नॉलेजेबल लगेगा, बहुत ही फ्रूटफुल लगेगा, और आप पक्का आपके पास नॉलेज होगा। ये मेरा आपसे एक, जिसको कहते हैं, चैलेंज है। तो स्टूडेंट कल अब दूसरे टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे, चूंकि एक टॉपिक इसके साथ ही जुड़ता है, वो होता है RISK, रिस्क, जिसको कहते हैं जोखिम। ये कल के वीडियो में मेरा रहेगा। आज इतना ही। जाते जाते फिर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस वीडियो को भी आप लोग अच्छे ढंग से देखें, लाइक, शेयर, कमेंट तो ज़रूर 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 करिए, क्योंकि कमेंट के बेस पर ही हम आपको और चीज़ दे पाएंगे। और जितने लोग इस चैनल को नए देखेंगे वो सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने लोग पहले से इसको देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने परिचितों को ये पूरा मेरा वीडियो, जितने भी वीडियोस आपके पास हैं, उनको भेज दीजिए, या उनसे भी आप लोग मेरी तरफ से कह दीजिए कि इसको देख करके नॉलेज गेन कर लें। पक्का उनको भी नॉलेज होगा जैसे आप लोगों को हो रहा है। और उनसे भी मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।